वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस पार्ट 3। तो मिसलिनियस क्वेश्चंस में आज कोर कॉन्सेप्ट्स की जो बात करेंगे उसमें स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो वोकैबुलरी से रिलेटेड रहेगा और बहुत सारे अलग अलग तरीके के फिगर्स आपके सामने आएंगे जिनमें अलग अलग तरीके के ग्रामर और वोकैबुलरी की जो कोऑर्डिनेशन है उसके बेस पर आंसर डिसाइड किया जाएगा। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें और अपना आंसर डिसाइड जो करें उस पर एक बात ध्यान रखें कि आंसर जो वोकेबलरी का वर्ड फिलर में भरा जाएगा वो मीनिंग ग्रामर दोनों ही चीज़ों में सही होना चाहिए और सेंटेंस की रिदम से भी मैच करता हुआ होना चाहिए। ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चंस में थर्ड पार्ट में भी कोर कंसेप्ट्स हैं। कोर कंसेप्ट्स का मतलब है जो आपको लॉजिक बताया जाएगा उसमें ग्रामर का बेसिक ट्रेंड जो है वो भी कवर अप किया जाएगा। कोर कंसेप्ट जैसे नाउन है, आर्टिकल है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इससे रिलेटेड जो रूल्स पॉइंट्स हैं वो भी हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलिनियस क्वेश्चंस पार्ट 3 विद कोर कंसेप्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेट्स सी कि पहला क्वेश्चन किन पॉइंट्स को सामने लाता है। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है। द गवर्नमेंट हैज फोर्स्ड, mooted, make, design या workout a better policy for the benefit of the farmers। ठीक है। सेंटेंस का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो है वो फोर्स किया है या मोटेट किया है या मेक या डिजाइन या वर्कआउट किया है एक बेटर पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स, फार्मर्स के बेनिफिट के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट जो है फार्मर्स के बेनिफिट के लिए अगर कोई कार्य करने जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो बात को फोर्सफुली अप्लाई तो नहीं करेगी। इसीलिए इस लॉजिक से फोर्स्ड वर्ड जो है इसके आंसर होने की जो संभावना है वो नहीं के बराबर हो गई है। उसके बाद मूटेड वर्ड जो है इसका मीनिंग जो है आंसर को डिसाइड करेगा, तो मीनिंग को हमें देखना जरूरी है। और साथ में मेक, डिजाइन या वर्कआउट ये तीन और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखिए हैज लिखा है तो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है हैज और हैव के साथ, सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आंसर जो है वो ग्रामर के हिसाब से भी सही बैठना चाहिए। और थर्ड फॉर्म देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों में जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, वरना यहाँ पर मेड होता, यहाँ डिजाइंड होता और यहाँ पर वर्कड आउट होता। तो मेड, डिजाइंड और वर्कड आउट होता तो आंसर होने की संभावना होती, लेकिन नहीं है। इसलिए ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे और इसके बेस पे लेट्स सी की आंसर क्या होगा। देखिए आंसर क्या है यहाँ पर कि द गवर्नमेंट हैज अ बेटर पॉलिसी, तो यहाँ पर मूटेड जो है सही आंसर निकला, जिसका मतलब है इंट्रोड्यूस किया है। मूटेड का मतलब पहला तो ये होता है किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना, कहीं इंड्यूस करना या कोई चीज को सामने लाना। ठीक है। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है एक बेटर पॉलिसी जिससे फार्मर्स जो है उनका भला हो सके, तो सामने रखी है या प्रेजेंट की है। दूसरा इसका एक और मतलब हो सकता है रेज द क्वेश्चन और अ टॉपिक फॉर डिस्कशन, एक डिस्कशन के लिए टॉपिक उठाना या क्वेश्चन उठाना किसी बात पे, या सजेशन देना किसी चीज से संबंध में, तो ये भी हो सकता है इसका मतलब। लेकिन बेसिक मतलब जो है वो यहाँ पर है इंट्रोड्यूस। तो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है एक नई पॉलिसी, ये हम कह सकते हैं फार्मर्स के बेटरमेंट के लिए। ठीक है। इसीलिए बेहतर आंसर निकला सेकंड वाला ऑप्शन। ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, दैट इज द एंटायर dash is on you and nobody else as you are the project head here। ठीक है। the entire response या ड्यूटी या वर्क या ऑनस या डिपेंड। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि जो भी रिस्पॉन्स है, ड्यूटी है, वर्क, ऑनस या डिपेंड है वो तुम्हारे ऊपर है और किसी और व्यक्ति पे नहीं है, क्योंकि तुम प्रोजेक्ट हेड हो। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है उसका मीनिंग शायद ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित है। जब हम कहते हैं कि भाई तुम ही सर्वे सर्वा हो, सब कुछ हो, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के हेड हो, तो तुम्हारे ही ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंसी की बात कहने के लिए रिस्पॉन्स तो नहीं होना चाहिए, ये तो रिएक्शन का सिनोनिम हो गया। ड्यूटी हो सकती है
एंटायर ड्यूटी इज ऑन यू, लेकिन ड्यूटी से ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कहने के लिए कहा जा रहा है। तो वर्क भी हो सकता है, लेकिन डिपेंडेंट अगर कहते यहाँ पर देखिए एंटायर डिपेंडेंस होता तो सही होता, क्योंकि यहाँ पर हमें नाउन की जरूरत है। तो इस हिसाब से डिपेंड तो वर्ब हो गया, इसीलिए ये आंसर नहीं दिया जा सकता। इसका मीनिंग हमें नहीं पता है, ठीक। तो इसके मीनिंग के बेस पर हमें आंसर्स को डिसाइड करना है। चलिए इसके बाद चलते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन पे और देखते हैं क्या है आंसर और एक्सप्लेनेशन। देखिए तो आंसर क्या निकला, देखिए द एंटायर ऑनस कहा गया, ठीक है। ऑनस इज ऑन यू, क्योंकि ऑनस का मतलब समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चीज जो किसी व्यक्ति की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ऑनस कहा जाता है, ठीक है। तो ऑनस का क्योंकि मतलब ही ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी होता है, इसीलिए एंटायर ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी तुम्हारी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ऑनस के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है, इसीलिए ऑनस वर्ड यहाँ पर एक बेहतर आंसर साबित हो सकता है। हम कहते हैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर है, तो पूरी ड्यूटी तुम्हारे ऊपर है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पे है, तो हम कहते हैं ऑनस इज ऑन यू। ऑनस का मतलब ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा ऑनस वर्ड यहाँ पर सबसे बेहतर आंसर के रूप में लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ पर है वोकेबलरी के लिए नेक्स्ट वर्ड भी सिनोनिम पूछा गया है अकॉर्ड शब्द का। अकॉर्ड वर्ड के लिए पहला है टेक अवे, दूसरा है फिक्स, तीसरा है रिलेट, चौथा है रिम्बर्स और पांचवा है ग्रांट। ये 5 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द अकॉर्ड शब्द का सबसे अच्छा पर्यायवाची जो है वो साबित होगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अकॉर्ड का एक बेसिक मतलब हम आपको बता देते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है परमिशन देने से। जब आप किसी को विश्वास करके कोई चीज परमिशन देते हैं कि भाई इस कार्य को तुम अंजाम दो, तो आप उसे एंट्रस्ट करके कुछ देते हैं परमिशन, दैट इज कॉल्ड अकॉर्ड। तो उसके बेस पर आंसर डिसाइड करना है। टेक अवे का मतलब है कहीं से कोई चीज खरीद के आप ले जा रहे हैं, दैट इज टेक अवे। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जहां पर आप खाना जो है खा नहीं सकते क्योंकि बैठने की जगह नहीं होती है, वो टेक अवे रेस्टोरेंट्स कहलाते हैं। वहां पर आप गए, आपने पैसा पेमेंट किया और आपने कोई खाने की चीज खरीदी और उसे पैक करा के ले गए, तो टेक अवे कहलाता है, इसे टेक अवे कहते हैं। इस तरह से फिक्स जो है का मतलब किसी चीज को फिक्स करना होगा। रिलेट आप जानते हैं। रीम्बर्स का मतलब है क्षतिपूर्ति, या हम कह सकते हैं किसी चीज का जो आपने खुद से खर्चा किया है उसका आपको पैसा वापस देती है कोई कंपनी, तो रीम्बर्स करती है आपके एक्सपेंडिचर को, ठीक है। और ग्रांट का मतलब होता है परमिशन। इससे शायद आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या हो सकता है, दैट इज फोर्थ ऑप्शन। ग्रांट सबसे अच्छा यहाँ पर पर्यायवाची था अकॉर्ड शब्द का, क्योंकि अकॉर्ड का मतलब है गिव और ग्रांट समवन पावर, स्टेटस या रिकॉग्निशन देना, किसी को प्रोवाइड करना, किसी चीज का एक्रेडिट करना, उसको कोई परमिशन देना, कोई तरीके का जिसे स्टेटस देना या पावर देना या रिकॉग्निशन देना, पहचान देना, दैट इज कॉल्ड अकॉर्ड। देखिए एग्जांपल के तौर पे द बिहार गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अकॉर्ड मींस ग्रांट परमिशन, रिपीट, अकॉर्ड या ग्रांट परमिशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। बिहार की गवर्नमेंट ने अकॉर्ड किया है, मतलब डिसाइड किया है कि ग्रांट करेगी वो परमिशन देगी एक्सप्लोरेशन करने के लिए कंट्री के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व को। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है देखिए अकॉर्ड ग्रांट के एग्जैक्ट मीनिंग के तौर पे सेंटेंस में आपको दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा वर्ड के मीनिंग को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसको आप किस बेस पर करें, उसको आप हमेशा सेंटेंस के बेस पे याद करें तो आसान रहेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट शब्द जो है वो है, यहां पर देखिए सिनोनिम पूछा गया है अगेन वर्ड का। वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें पहला है अनसर्टेन, दूसरा है डेविएटेड, तीसरा है अनअवॉइडेबल, चौथा है इनवैलिड और पांचवा है अनइनवाइटेड, ठीक है। तो 5 ऑप्शन है जिनमें से एक वर्ड इनएविटेबल का सबसे अच्छा पर्यायवाची सिद्ध होगा। इनएविटेबल शब्द जो है ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अलग अलग पूछा गया है, और इसका मीनिंग जो होता है वो इस बेस पर होता है कि किसी चीज को अगर आप होने से रोक नहीं सकते तो आप कहते हैं कि ये इनएविटेबल थी, मतलब हिंदी में आवश्यम भी थी, मतलब इसका होना तय था, या प्री डेस्टाइंड थी भी कहा जा सकता है। इनएविटेबल जो वर्ड है इसका मतलब इस बात से भी लगा सकते हैं, जैसे हिंदी में एक शब्द होता है प्रारब्ध, मतलब पहले से तय की गई बात, या प्री डेस्टाइंड जो मैंने अभी कहा था,
तो पहले से तय होना, जिसको आप बदल नहीं सकते, जो हो करके ही रहेगा, जिसे आप हिंदी में होनी कहते हैं, ठीक है, तो वो वर्ड जो है वो इनएविटेबल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है इंग्लिश में। अनसर्टेन अनिश्चित हो गया। डेविएटेड का मतलब होता है पथ भ्रष्ट, अपने रास्ते से जो विमुख हो जाए उसे आप कहते हैं डेविएटेड है। जितने भी तरीके के आप देखते हैं क्रिमिनल्स होते हैं, ये समाज के नियमों को ना मानने की वजह से डेविएटेड पर्सनैलिटीज कहलाते हैं। अनअवॉइडेबल, जिसे होने से रोका नहीं जा सके। इनवैलिड, जो वैलिड ही ना हो, जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी ना हो, जो जेन्युइन ना हो, उसको इनवैलिड कहा जाता है। और अनइनवाइटेड का मतलब है बिना इनविटेशन के कहीं पर पहुंच जाना, आपको बुलाया नहीं फिर भी आप पहुंच गए, ठीक है। जैसे कि कई शादी और पार्टियों में होता है कि लोग बिना बुलाए मेहमान के रूप में पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब निकलेगा। तो चलिए अब देखते हैं आंसर और एक्सप्लेनेशन क्या है। इनएविटेबल का सही मतलब है सर्टेन या टू हैपन या अनअवॉइडेबल। तो एग्जैक्टली जैसा लिखा है उसके बेस पर अगर कहा जाए तो देखिए आंसर क्या निकला, अनअवॉइडेबल, जिसे होने से आप रोक नहीं सकते। और जैसा कि हमने आपको डेविएटेड का मीनिंग भी क्लियर कर दिया था, तो एग्जैक्ट आंसर थर्ड वाला ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम पूछा गया है, वर्ड है मॉडलिटीज। अब मॉडलिटीज वर्ड जो है मॉडर्न से रिलेटेड लग रहा है, लेकिन क्या इसका मीनिंग भी यही होगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है मेथड्स, दूसरा है डिस्कवर, तीसरा है एनार्की, चौथा है एवरेज और पांचवा है स्टैचू। अब इनमें से कोई एक वर्ड है जो एग्जैक्ट आंसर है मॉडलिटीज का। पहला मेथड मतलब किसी वर्क को करने का तरीका, दूसरा डिस्कवर करना, कोई चीज आपने आज पाई कि ऐसा होता है, दैट इज डिस्कवर करना, जो पहले से मौजूद थी उसे आज आपने खोजा तो डिस्कवर किया। एनार्की जो वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। एनार्की का मतलब अराजकता होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर, किसी चीज का कानून व्यवस्था का ना होना, एनार्की अराजकता कहलाता है। और एवरेज आप जानते ही हैं, और स्टैचू का मतलब किसी तरीके की कोई मूर्ति, ठीक है। तो देखिए मॉडलिटी का मतलब जो है वो एग्जैक्ट मतलब है किसी कार्य को करने का तरीका, मॉडलिटीज कहलाता है। तो इसके बेस पर देखिए आंसर क्या हो गया, दैट इज मैथड्स सबसे अच्छा आंसर हो गया। क्योंकि मॉडलिटीज का मतलब ही होता है एक स्पेसिफिक मोड या मेथड जिसमें किसी चीज को एक्सप्रेस किया जाए, एक्सपीरियंस किया जाए कि कोई चीज एग्जिस्ट करती है, या प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैथड सबसे अच्छा आंसर निकला। वी हैव टू वर्क आउट द मॉडलिटीज मींस मैथड्स या वेज आफ्टर द डिस्कशन, हमें डिस्कशन के बाद वो रास्ते निकालने पड़ेंगे, मॉडलिटीज या मोड या मेथड निकालने पड़ेंगे, रास्ते या वेज निकालने पड़ेंगे, जिससे हम किसी चीज को वर्कआउट कर पाए या उसे सॉल्व कर पाए या उस वर्क को उसको अंजाम दे पाए, ठीक है। तो मॉडलिटीज का सबसे अच्छा पर्यायवाची हो गया मैथड, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए अगला वर्ड जो है ये है कग्निजेंट। कग्निजेंट वर्ड का सिनोनिम पूछा गया, पहला है स्लीपी, दूसरा ऑप्शन है अवेयर, तीसरा है न्यूट्रल, चौथा है सेंसलेस और पांचवा है इग्नोरेंट। इनमें से कोई एक वर्ड है जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा कग्निजेंट का। कग्निजेंट का मतलब नॉलेजेबल या इंटेलिजेंस से हो सकता है, इंफॉर्मेटिव से रिलेटेड हो सकता है, और इसका मतलब होता है किसी चीज की नॉलेज होना या जानकारी होना। अगर आप कहते हैं कि भाई मैं कग्निजेंट हूँ इस बात से, मतलब इस बात से मैं मुखातिब हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त है, तो इसके बेस पर स्लीपी तो नहीं हो सकता। न्यूट्रल का मतलब है किसी भी पक्ष को ना लेना, और सेंसलेस जिसकी कोई लॉजिक ना हो। इग्नोरेंट आप जानते हैं अनभिज्ञ को कहा जाता है, जिसे जानकारी हो ही ना। तो क्योंकि सिनोनिम पूछा गया है, अगर ऑपोजिट होता तो इग्नोरेंट हो सकता था, और इसीलिए देखिए आंसर क्या है, दैट इज अवेयर। अगर आप कहते हैं इस चीज से मैं अवेयर हूं, मुझे इसकी जानकारी प्राप्त है, ये मेरे संज्ञान में है, तो दैट इज यू आर कग्निजेंट मीन्स कॉन्शियस, या आप कह सकते हैं इन्फॉर्म्ड या हैविंग नॉलेज और अवेयरनेस। आपके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो आप कग्निजेंट है। दैट इज ही इज वेरी कग्निजेंट मीन्स कॉन्शियस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के बहुत कग्निजेंट है, मतलब अवेयर है, मतलब अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत सजग है और अपनी जिम्मेदारियों को सही से अंजाम देने का आदी है। तो यहाँ पर इस तर्क से सबसे अच्छा आंसर जो है वो देखिए इसके बेस पर अवेयर आंसर सबसे बेहतर निकल के आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर एक्सप्लेनेशन डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप कग्निजेंट वर्ड का यूज कभी भी वेल इन्फॉर्म्ड के सेंस में यूज कर सकते हैं, उसकी जगह पे आप कह सकते हैं आई एम कग्निजेंट मीन्स वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस मैटर। इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं किसी वाक्य में, स्पोकन इंग्लिश में भी, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रेजेस या वर्ड्स। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट है, देखिए, द पुलिस आर लुकिंग आफ्टर, लुकिंग फॉर, लुकिंग इनटू या लुकिंग एट या लुक द कनेक्शंस बिटवीन द टू क्रिमिनल्स। दो क्रिमिनल्स के बीच में पुलिस जो है लुकिंग आफ्टर, लुकिंग फॉर या लुकिंग इनटू या लुकिंग एट या लुक कनेक्शंस जो है ढूंढ रही है कि इन दोनों के दोनों क्रिमिनल्स के बीच में कौन सा रिश्ता नाता है। तो देखिए, पुलिस के साथ पहले तो एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, ये गलत नहीं है, ध्यान रखिएगा। पुलिस के साथ सिंगुलर या प्लूरल वर्ब दोनों सही माने जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कहीं क्वेश्चन के रूप में आता है, वहां पर आपको पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब का ही यूज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक्सेप्ट किया गया है। लुकिंग आफ्टर, लुकिंग फॉर, लुकिंग इनटू, लुकिंग एट या लुक, सबके अलग अलग मतलब है। ध्यान रखिएगा, जब दो वर्ड्स एक साथ लिखे होते हैं तो इन वर्ड्स को फ्रेजेस कहा जाता है, और फ्रेज प्रीपोजिशन से भी वर्ब के साथ मिला करके बन सकता है। देखिए, ये सारे वर्ब्स हैं और ये सारे प्रीपोजिशंस हैं, इन्हें मिला दिया गया है तो एक तरह से ये फ्रेज बन गया है। और फ्रेज का एक पर्टिकुलर मतलब होता है जिसके बेस पर आधार पे हमें आंसर को डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो चलिए आंसर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं मीनिंग्स के साथ। लुकिंग आफ्टर का मतलब केयर करने से होता है, पहला ऑप्शन जो है इसका मतलब होता है केयर करने से। ठीक है, आंसर क्या था, थर्ड ऑप्शन था, लेकिन पहला ऑप्शन का जो मीनिंग है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले ऑप्शन का मीनिंग देखिए क्या है, लुकिंग आफ्टर का मतलब टेक केयर ऑफ, किसी का ख्याल रखना या मदद करना। जैसे पेरेंट्स का आप ख्याल रखते हैं तो यू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स कह सकते हैं, ध्यान रखना, ख्याल रखना, दैट इज लुकिंग आफ्टर। लुकिंग फॉर का मतलब सर्चिंग फॉर, किसी चीज के लिए सर्च कर रहे हैं आप तो लुकिंग फॉर का यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज के सेंस में हो सकता है। और लुकिंग इनटू आंसर है मतलब इन्वेस्टिगेट, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द कनेक्शंस बिटवीन द टू क्रिमिनल्स। दो क्रिमिनल्स के बीच में जो कनेक्शंस हैं, दो क्रिमिनल्स के बीच में जो रिश्ता नाता है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस। वैसे तो ये आंसर भी गलत नहीं है, लेकिन ये आंसर ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पुलिस के लिए इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेट वर्ड ज्यादा बेहतर बैठेगा। ध्यान रखिएगा, कई बार एक से ज्यादा भी ऑप्शन आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें वो आंसर लेना पड़ता है जो सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट या वैलिड हो, क्योंकि पुलिस के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन वर्ड ज्यादा बेहतर बैठता है। इस तर्क से लुकिंग इनटू या इन्वेस्टिगेट कहा जाए तो एक बेटर ऑप्शन है के मुकाबले में कि हम लुकिंग फॉर को लें, क्योंकि किसी भी चीज को सर्च करना लुकिंग फॉर हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करना लुकिंग इनटू कहा जाता है। लुकिंग एट का मतलब है किसी को घूर के देखना या किसी को देखने के सेंस में आ सकता है, या उसकी तरफ ध्यान लगा के देखना, दैट इज स्टेयरिंग या लुकिंग एट। और लुक तो आप जानते हैं देखना। तो देखिए, सबके अलग अलग मीनिंग थे, लेकिन आंसर जो था, क्योंकि पुलिस के मामले की बात की गई थी, तो यहाँ पर लुकिंग फॉर से थोड़ा और बेहतर ऑप्शन लुकिंग इनटू निकला, क्योंकि इसका मतलब है इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगेन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, वी नीड टू कम अप। सेकंड वाला ऑप्शन देखिए क्या कहता है, केम अप विद। थर्ड है कम अप विद। फोर्थ है कम ऑन विद। और लास्ट है कम। तो इनमें से कौन सा आंसर है, वी नीड टू डैश अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, हमें प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ मतलब सेंटेंस का या फ्रेज का है। तो इसमें देखिए जो वर्ड्स भरने हैं वो फ्रेज है, देखिए 1 2 3, 1 2 और 1। आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें जैसे फर्स्ट वाले में 2 वर्ड्स हैं और तीसरे, दूसरे और चौथे में 3 वर्ड्स हैं। इसका मतलब अगर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया जाए तो वो सारे के सारे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, फ्रेजेस कहलाते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर मतलब होता है। अब यहाँ देखिए, नीड टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, ये ध्यान रहे। ये है क्या है, ग्रामर का लॉजिक या रूल होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए नीड टू के बाद। तो अगर पास्ट है तो आंसर नहीं दिया जा सकता। देखिए, कम केम कम पास्ट यहां पर भी है, और इसके बेस पर ये आंसर तो कैंसिल हो गया। वी नीड टू कम अ सॉल्यूशन, कम ऑन विद, कम अप विद। कम अप की जगह यहाँ पर केम अप विद लिखा गया है, पास्ट है तो ये तो पास्ट होने की वजह से जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कम अप अ सॉल्यूशन भी हो सकता है। अब देखिए एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, अगर आप ढूंढ करके एक सॉल्यूशन को लाते हैं तो इसके लिए यूज किया जाता है कम अप विद, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, इसीलिए आंसर होगा कम अप विद।
तुम्हें ढूंढ करके मतलब फाइंड आउट करके एक सॉल्यूशन लाना है इस समस्या का। इसीलिए कम अप विद सबसे बेहतर आंसर है, क्योंकि एग्जैक्टली कम अप विद तीनों वर्ड को मिला के फाइंड आउट का मीनिंग निकलता है। यू नीड टू कम अप विद मीन्स फाइंड आउट अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। और जैसा मैंने बताया था यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ये भी सही था लेकिन ये पास में था इसलिए आंसर नहीं लिया जा सकता था। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद लेट्स सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 9 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स फ्रेजेस और वर्ड्स के साथ सेम लॉजिक पे है, हमें ध्यान रखना होगा एग्जैक्ट मीनिंग के बेस पर। दे हैव कॉल्ड या कॉल ऑफ या कॉल्ड ऑफ या कॉल्ड आउट या कॉल्स द मीटिंग एज द रिपोर्ट इज नॉट रेडी। ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है कि क्योंकि रिपोर्ट रेडी नहीं थी इसलिए उनको जो है मीटिंग को स्थगित करना पड़ा। तो स्थगित करना पड़ा या किसी मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, तो पोस्टपोन्ड जो वर्ड है इसके लिए क्या मीनिंग बैठेगा। किसी को बुलाना है तो हम कॉल्ड कह सकते हैं, कॉल्स कह सकते हैं, लेकिन मीटिंग को स्थगित करने के लिए एक फ्रेज की जरूरत है, क्योंकि देखिए 2, 3 और 4 में आप देख रहे हैं दो दो वर्ड्स हैं, तो इनमें से कोई एक फ्रेज हो सकता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी चीज को पोस्टपोन करते हैं या स्थगित करते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कॉल ऑफ यूज किया जाता है, जिसमें डबल एफ होता है, ऑफ नहीं OFF होता है। तो इसके बेस पर देखिए आंसर क्या निकला, दैट इज थर्ड ऑप्शन। ठीक है, कॉल्ड ऑफ मींस पोस्टपोन द मीटिंग, क्योंकि रिपोर्ट रेडी नहीं है इसलिए उन्होंने जो है मीटिंग को कॉल ऑफ कर दिया, मतलब पोस्टपोन कर दिया। और क्योंकि यहाँ पर देखिए हैव VE लिखा है, तो ये हैव जो है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, अपोस्ट्रोफी और VE, इसलिए हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। और देखिए ये थर्ड फॉर्म है, ये है प्रेजेंट में नहीं हो सकता, इसके साथ ऑफ नहीं लगा इसलिए नहीं हो सकता, इसके साथ ऑफ लगा नहीं है इसलिए नहीं हो सकता, इसमें कॉल्ड आउट का मतलब बुलाना होता है तो ये भी नहीं हो सकता, और प्रेजेंट हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इसमें आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस वाले में दिया हुआ है, इसलिए ये आंसर सबसे सही आंसर बैठ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है क्या आता है, रीअरेंजमेंट या पैराजंबल्स है, इसे हमें सॉल्व करना है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। 10th क्वेश्चन में ए सेंटेंस है, देखिए ए सेंटेंस है, बी है, सी है और डी है। इन चारों को ऐसे अरेंज करना है कि एक सही मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए। ए सेंटेंस कह रहा है नाउ अंडर लिबरेटेड इकोनॉमी दे आर लर्निंग टू कंप्लीट डोमेस्टिकली एंड ग्लोबली। एक लिबरेटेड मतलब एक फ्री इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी की वजह से उसके अंतर्गत वे लोग फ्री हैं कि डोमेस्टिकली मतलब लोकल या ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कंपटीशन कर सके। ये हिंदी का ट्रांसलेशन बना। अब देखिए यहाँ पर दे बोला गया है, किसके लिए कहा गया है, मतलब इसके पहले एक सेंटेंस होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ दे किसको रिफर कर रहा है ये हमें नहीं पता है। इस तर्क से पहले वाले ऑप्शन में ए से शुरू हो रहा है, तो इसके आंसर होने की संभावना काफी कम हो गई, क्योंकि दे प्रोनाउन है, प्रोनाउन किसी नाउन को रिफर करेगा जिसके बारे में कहा गया होगा, तो शायद ये सेंटेंस का रीअरेंजमेंट का पहला ऑप्शन अप्लाई ना। बी वाला कह रहा है इन इंडिया कॉर्पोरेशंस अंटिल रिसेंटली अचीव्ड सक्सेस बाय अवॉइडिंग कंपटीशन। इंडिया में अब तक रिसेंटली क्या था कि कामयाबी मिल रही थी कॉर्पोरेशंस को अलग अलग जो है अवॉइड करते हुए कंपटीशन को, यूजिंग प्रोटेक्टेड एंड रेगुलेटेड डोमेस्टिक मार्केट। तो प्रोटेक्टेड और डोमेस्टिक रेगुलेटेड मार्केट्स की वजह से कॉर्पोरेशंस को बहुत प्रोटेक्शन मिला हुआ था और कंपटीशन को अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि उनका कंपटीशन आपस के लेवल पर ही हो रहा था। यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन है, वो भी सेंटेंस का पहला वर्ड दिख रहा है, तो प्रॉपर नाउन के पहले वर्ड के रूप में आने की वजह से बी वाले सेंटेंस के फर्स्ट स्टेटमेंट होने के चांसेस हो गए। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ है, और जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है ये सी से शुरू हो रहा है, तो चलो भाई ऑप्शन के बेस पे चेक कर लेते हैं। द ट्रेंड इज इररिवर्सिबल, ये ट्रेंड इररिवर्सिबल है, मतलब ये जो चलन है ये रिवर्स नहीं किया जा सकता, इररिवर्सिबल है, इसे वापस नहीं किया जा सकता। तो ये किसके लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये बात का कंफर्मेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। इस तर्क से हम इस बात पर आते हैं कि इसके भी फर्स्ट स्टेटमेंट होने की संभावना काफी कम है, इस वजह से डी वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अब इसके बाद डी वाला सेंटेंस हम रीड करते हैं। बिजनेस लीडर्स आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स टू मीट कॉम्पिटिटिव चैलेंज एंड टू अवॉइड बीइंग स्वेप्ट अवे। ठीक है, बिजनेस के लीडर्स जो हैं, इसका मतलब है बिजनेस के लीडर्स जो हैं वो प्रिपेयर करें अपने आप को कि कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को वो फेस कर सकें और साथ में जो है अवॉइड कर सकें
बड़े बड़े चेंजेस को और उसके साथ अपने आप को उस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बचा के रखें। ठीक है, ये मतलब है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले इंडिया के कॉरपोरेशन के बारे में आपने बात की और कहा कि पहले तो यहाँ के कॉरपोरेशंस कॉम्पिटिशंस को अवॉइड करते थे क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट थी उनके पास और उसमें संरक्षित रहते थे। अब इसके बाद जो है सेकंड नंबर पे या तो हम ए रख सकते हैं या तो हम डी रख सकते हैं और या फिर कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि दो में बी के बाद डी, बी के बाद डी इसमें भी है और इसमें ए है। तो देखिए यहाँ पर पहले हमने कहा इंडिया में कॉरपोरेशंस पहले जो है ओपन इकोनॉमी ना होने की वजह से जो है एक कंपटीशन को अवॉइड करते थे और प्रोटेक्टेड रहते थे और रेगुलेट करते थे, अपने डोमेस्टिक मार्केट्स के अंदर ही प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन करते थे। अब कंपटीशन प्रतिस्पर्धा उनकी डोमेस्टिक मार्केट्स में ही होती थी, बी वाले ऑप्शन ने कहा। उसके बाद हम या तो डी लें और या फिर ए। अगर डी लेते हैं, बिजनेस लीडर्स प्रिपेयर करते थे अपने आप को कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को मीट करने के लिए ताकि उनसे बाहर ना हो जाए, तो ये तो तब होगा जब उनके पास ग्लोबल लेवल पर उनको जाकर के अपने आप को कंपटीशन लेवल में जाकर के एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि इस सेंटेंस से जाहिर नहीं हो रहा, इससे हो रहा है। इस सेंटेंस की जगह पर इस सेंटेंस से ये बात जाहिर हो रही है, इसीलिए बी के बाद पहले ए वाला ऑप्शन आना चाहिए और वो यहाँ पर मौजूद है। इस तर्क से इस ई वाले ऑप्शन के आंसर होने की संभावना सबसे ज्यादा हो गई। चलिए अब इसके बाद आंसर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या आंसर एक्सप्लेनेशन बना। तो देखिए 10th वाले का सबसे बेहतर आंसर जो था वो क्या निकला, ई वाला ऑप्शन। देखिए ई वाला ऑप्शन क्या कहता है, पहले इंडिया के कॉर्पोरेशन के बारे में बताई गई क्योंकि वो प्रोटेक्टेड मार्केट्स में थे, डोमेस्टिकली डील करते थे, तो डोमेस्टिकली डील करने की वजह से वो कंपटीशन से कई मामलों में बाहर थे क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन नहीं करना पड़ रहा था। उसके बाद ये आया कि उसके बाद अब लाइब्रेटेड इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी की वजह से अब वो सीख रहे हैं कि डोमेस्टिकली और साथ में ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, दोनों लेवल पे मतलब लोकल और ग्लोबल लेवल पे कैसे कॉम्पीट किया जाए। अब जब ये बात का डिस्कशन हमने कर लिया तो अब अगला तर्क आता है कि बिजनेस लीडर्स अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को ताकि कॉम्पिटिटिव चैलेंज को वो मीट कर सके। भाई इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन बढ़ जाएगा और कहीं वो उस कंपटीशन में बिल्कुल खत्म ना हो जाए, स्वेप्ट अवे ना हो जाए। और इसके बाद कहा गया कि ये ट्रेंड इरिवर्सिबल है, लास्ट में ये कंक्लूडिंग है कि आखिरी में ये कहा गया कि ये ट्रेंड अब जो शुरू हो गया है चलन, वो खत्म नहीं होने वाला है, इस ट्रेंड को अब चलते रहना ही होगा। तो ये सेंटेंस किसी से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए लास्ट में ध्यान रखिएगा। रीअरेंजमेंट की एक रूल होता है कि जो सेंटेंस किसी से मैच नहीं हो रहा उसको जनरली सबसे लास्ट में रखा जाता है, ये इसका बेसिक मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखिए आई होप आज के सेशन में आपने काफी जानकारी बटोरी होगी, आपको काफी चीज समझ में आई होंगी कि किस तरह से रीअरेंजमेंट को सॉल्व करते हैं, किस तरह से तर्कों को एक साथ बैठाते हैं और वोकैबुलरी के बहुत सारे पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो आई होप आज के सेशन में जो चीजें हमने डिस्कस की इनसे आपको बहुत फायदा हो जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रीअरेंजमेंट या अलग अलग सेंटेंसेस में मल्टीपल फिलर्स को जब सॉल्व करें और फ्रेजल वर्ब्स आपको फिलर्स के रूप में दिए जाएं तो आप अच्छे से उसे सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।